रानी चुप कर, तेरा बहुत नाटक हो गया, चुप कर, चुप कर। विष्णु, तू बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है तारा। मैंने कुछ नहीं किया है तारा, भवानी कसम, बच्ची की कसम तारा। मैं तो सिर्फ बचाने गया था, पर उन लोगों ने मुझे देख लिया है तारा। लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेंगे, बताइए मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू और महुआ क्या करोगे? बोल तारा, साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? बोलेगा, बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बाबा चलो बीड़ी बुझाओ, मैंने खाना ला दिया, अपने हाथों से बनाया। ये आपकी सबसे मनपसंद सब्जी। महुआ। विष्णु बंजारा तू है? जी साहब, बात क्या है? थाने चलना होगा, रामपुरा। लेकिन साहब मैंने कुछ किया ही नहीं। तेरी कुल्हाड़ी किधर है? जी वो हमारे पास है, थाने में। जंगल में पड़ी मिली, उसके साथ में एक लाश भी थी। लेकिन साहब मैंने चल। अरे छुड़ा लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ थारा बहन? माधव भैया उन्हें छुड़ा लाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। रो नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आइए माधव भैया। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम काहे बैठे हैं? लाने गए हैं उसे। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। जयंत ठाकुर। मध्य प्रदेश के रामपुरा तालुका के पास सिंघारिया पिपारिया के जंगलों में हुए एक दलित औरत के बलात्कार का विष्णु बंजारा एकमात्र चश्मदीद गवाह था। बलात्कार के बाद उस औरत की हत्या कर दी गई थी। वैसे मामला बड़ी आसानी से रफा दफा हो जाता, पर विष्णु बंजारा हत्यारों से परिचित था। जय हिंद जनाब। साहब ऐसे कैसे जुर्म कबूल करें साहब, जब हमने कुछ किया ही नहीं साहब। तो फिर किसने किया? साहब हमें छोड़ दो साहब, कसम खाते हैं साहब, मुंह बंद रखेंगे, जबान देते हैं साहब। हमने भी किसी को जबान दिया विष्णु। देख, तुझे तुरंत कोई फांसी वासी नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे। इसलिए 2-4 साल अंदर हुआ। तेरे बीवी बच्चे ठाकुर साहब संभाल लेंगे, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन साहब हमारे बीवी बच्चे। अरे एक गरीब दलित औरत का बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, तो किसी ना किसी को तो अंदर जाना ही है। और फिर एक चमारन की हत्या के लिए हम ठाकुरों पर हाथ डालें, हो ही नहीं सकता। इसलिए तेरी भलाई इसी में ही है विष्णु। तू अंगूठा लगा दे, डर मत, सोच मत। चल लगा। कुछ नहीं चला है तो अंगूठा लगा। चल लगा। सर ऐसे कैसे? समझाओ इसे। साहब सुनिए साहब, कुछ नहीं किया है साहब। कसम खाता साहब मैंने कुछ नहीं किया। एक बार समझाया, समझ में नहीं।
ना था। विष्णु, चाय पिएगा क्या? विष्णु, हे विष्णु, 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 एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो अंसारी। तुम एक रोज नामचा बनाओ, उसमें लिखो कि कल रात को 10:30 बजे विष्णु बंजारा को हमने यहाँ से छोड़ दिया था। एंट्री करवाओ और उसका अंगूठा लगवाओ जल्दी से। जी जनाब। जाओ। शुक्ला बाहर जो आदमी मुर्गा बना, क्या नाम है उसका? साहब पॉकेट मारो जमाल। बुलाओ उसे। और जयराज तुम एक काम करो, पंचनामा बनाओ, उसमें लिखो कि इस जमाल कोई अनजान आदमी गांधी रोड पर रेंगता हुआ मिला, उसके सीने में दर्द था और जैसे ही वो पास पहुंचा उसने दम तोड़ दिया। जमाल ने हमें आगाह किया। और हाँ, लाश के बदन पर कोई भी मारवार का निशान नहीं था, लिखना। मैंने खुद छानबीन की। जी ठीक है साहब। जमाल, सुन बे मादर, तुझे वो आदमी गांधी रोड पर पड़ा हुआ मिला, समझ गया? म्युनिसिपैलिटी के नाम एक लेटर टाइप करो, तुरंत इस लाश का क्रियाक्रम करवा दो आज ही। ये लो पकड़ो। आई बात समझ में? जी। जल्द से जल्द इस लाश का क्रियाक्रम और हमेशा के लिए मुंह बंद। और याद रखना, अगर एक डूबेगा तो सबके सब डूबेंगे। आई समझ में? इस लाश को जल्दी बाहर निकलवा फटाफट। यस सर। जैसे ही विष्णु के पड़ोसी महातो को विष्णु के मौत की खबर मिली, महातो तुरंत रामपुरा बार के एडवोकेट बोस को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। इसके पहले कि तिवारी और उसके आदमी विष्णु की लाश को लेकर उसे ठिकाने लगाने पुलिस स्टेशन से निकालते, एडवोकेट बोस ने उन्हें रोका। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए। अरे सरकारी वकील साहब, आप सुबह सुबह, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? तिवारी जी, कल रात धाबला देवल गांव के विष्णु बंजारा को पूछताछ के लिए लाए थे क्या? विष्णु बंजारा? अरे अंसारी जी जनाब। वो विष्णु बंजारा कल क्या? हाँ लाए थे, पर रात में 10:30 बजे छोड़ भी दिया था। एंट्री है हुजूर। हाँ याद आया। अब तक तो घर पहुंच भी गया होगा बोस बाबू। जी नहीं, आप उसे पहुंचाने जा रहे हैं, यानी कि ठिकाने लगाने जा रहे हैं तिवारी जी। विष्णु की लाश को बाहर निकालिए। देखिए मामला काफी उलझा हुआ है, मैं कचहरी में मिलता हूँ, आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है? ठीक नहीं है तिवारी। आपने और आपके आदमियों ने जो कुछ भी किया है वो गलत। देखिए काहे गलत सही के चक्कर में पड़ रहे हैं बोस बाबू। हम दोनों सरकारी तनख्वाह लेते हैं, मिलकर काम करना है। अभी जाने दीजिए। जाने नहीं दूंगा तिवारी। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में हत्या हुई है, दफा 302 लागू होना चाहिए। मर्डर। बॉस बाबू मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो तुम लोगों ने समझ रखा है, कानून को, एक आम आदमी की जिंदगी को। मजाक है तुम्हारे लिए सब। विष्णु की लाश को अभी बाहर निकालो, मुझे अभी वो लाश देखनी है, अभी इसी वक्त। एक लावारिस लाश देखकर क्या करेंगे बोस बाबू? हमारे पास कागजात हैं। ठीक है, तो कागजात भी देखेंगे और लाश भी। तिवारी, विष्णु, क्या हुआ रे विष्णु? वकील साहब, विष्णु। तिवारी, ये लाश यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैं डीएम को फोन करने जा रहा हूं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ सेशंस कोर्ट था। अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, भोपाल में, बड़ी कचहरी में। अब वो लोग ऐसे छूट नहीं सकते। आप लोग बस हौसला मत छोड़िए, डरिए मत।
अब अपने लिए कोई डर नहीं है भैया। बस इसके लिए फिक्र सताती है। कोर्ट ने पीएसआई तिवारी को केवल जाली कागजात तैयार करने और पुलिस कस्टडी में हुए एक मौत को छुपाने के जुर्म में आईपीसी के दफा 342, 218 और 201 के तहत 2 साल की सजाए बामुशक्कत सुनाई। अब हम आपको अपना दोस्त नहीं मानेंगे बॉस बाबू। हम तो 2 साल जेल में सड़ेंगे। हमारा पूरा परिवार भूखा मरेगा सिर्फ आपकी बदौलत। तिवारी, तुम 2 साल बाद वापस आकर अपने परिवार को खिला सकते हो, लेकिन विष्णु बंजारा कभी वापस नहीं आएगा। उसके परिवार का क्या? एक मासूम आदमी की जिंदगी के बदले में 2 साल की सजा बहुत कम है तिवारी। फाइल कहाँ रख दी अंसारी ने? कैसे हो जयराज? सलाम साहब। अरे सलाम ठोक के साले क्यों मेरे जले में नमक छिड़क रहे हो तुम? हैं? वहां 2 साल जेल में तुम जैसे हवलदारों को सलाम ठोक ठोक के साली बीड़ी पी है मैंने। कसम से वर्दी क्या उतर गई। मैं तो हिला हो गया बिल्कुल। जय तिवारी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो अंसारी? जिंदगी कैसी गुजर रही है? हमारी जिंदगी भी कोई बेहतर नहीं है हुजूर। रात दिन इस डर में काटे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला ना सुना दे। हाँ, वकीलों के खर्चे, दिल्ली का आना जाना, हालत खराब हो गई है जनाब। और इस पर से अपनी प्रमोशन भी तो रुक गई है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है ये बॉस। जनाब, उस बोस को उकसाती है वो सुश्री विष्णु की बेवा, और उसको उकसाता है वो महतो। बहुत चर्बी चढ़ गई है हरामजादे के। तो उतारते हैं ना चर्बी? उतारते हैं चर्बी। अब हमारे साहब आ गए हैं। सारी चर्बी निकाल देंगे एक दिन में। पुलिस वाले को अंदर करवाएगा? हैं? कुत्ते, जब पुलिस वाले का डंडा आर पार जाएगा ना, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। मत मारिए मत मारिए। कुत्ते की तरह क्या कर रही है? दोनों माँ बेटी मिलकर चिपकती है उससे। ये क्यों मैं अंसारी, क्या कहते हो? अगर परमिशन मिले तो हम भी अपनी मर्दानगी के जलवे दिखा दें। क्यों जनाब? मत मारो, माफ कर दो। ये मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है। गलती हो गई साहब। राम सादे, गलती तो हमसे हो गई। मारना नहीं चाहते थे इसके बाप को। इतना खोखला था, 2-4 लाते सहन नहीं कर सका। कीड़े की तरह देखता हुआ मर गया हराम सादा। और इस गलती की इतनी बड़ी सजा हम भुगते। बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं हैं। नजरें नीचे कर, नीचे कर। मेरी बात सुन। अगली पेशी पर तुम अपनी गवाही बदलोगे। क्या कहना है, कैसे कहना है, अंसारी सब समझा देगा। और वो तेरा बॉस बाबू है ना, बहुत छोटा आदमी है वो। पूरे पुलिस फोर्स की ताकत हमारे साथ है। याद रखना, जितने पुलिस वाले उतने डंडे। आई बात समझ में? चलो। मातो, तुम लोगों पर जो ये हमला हुआ है, उससे हमारा केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अरे वो लोग अपना रंग दिखाने लगे हैं। कितनी आसानी से हिंसा पर उतर आते हैं। उनको लगता है जैसे उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। राज है उनका। बस बस बोस बाबू, हमें गलत मत समझिएगा। हम लोग थक चुके हैं और रहना इसी गांव में। बच्ची बड़ी हो रही और वो लोग जानवर है, जानवर।
कितना मारे। ये तारा बहन और इसकी बच्ची को कितना गंदा बोले, और जो बोले वो करेंगे जरूर। अब तो सोचते हैं ये किसी तरह से खत्म हो। उनको सजा होने से भी क्या होगा? उन्हें सजा मिलने से विष्णु की मौत खाली नहीं जाएगी महतो। कितनी बेरहमी से मारा था उसे। वो पुलिस वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हत्यारे हैं वो विष्णु के, ये बात भूलना नहीं तुम। गलती तो हमसे हो गई। मारना नहीं चाहते थे इसके बाप को, मर गया साला। इतना खोखला निकला, 2-4 लाते खा के मर गया। हम सादा कीड़े की तरह रेंगता था, और इस गलती की इतनी बड़ी सजा हम भुगते। मैं तिवारी पर दफा 302 या 304 लगवा कर ही रहूंगा, और अब हम पीछे नहीं हट सकते भातो। नहीं हटेंगे वकील बाबू, अब हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। अदालत का जो भी फैसला हो हमें मंजूर है, पर उन लोगों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो भैया कीड़े बोले, महुआ के बाबा को कीड़े बोले हैं। वो कीड़े नहीं थे, वो इंसान थे, भले इंसान। हम तो गरीब है तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं? कोई कुछ भी करेगा हमारे साथ? नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। हमें कीड़ा बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। चाहे जितना समय लगे आप लड़िए वकील बाबू, दंड दिलाइए उन्हें, हम आपके साथ हैं। आखिरकार न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ा। सुप्रीम संदर्भ ये क्या बौदी, लाल चूड़ी पहनो ना। दीदी मंदिर ही तो जा रहे हैं, लाल चूड़ी क्यों चाहिए? तो क्या हुआ, सुहागिन हो लाल चूड़ी पहननी चाहिए। लो मैं अपनी देती हूँ। अरे अरे पहनो, चलो। दूसरा हाथ दो। तू हमारे साथ साथ क्यों चल रही है? मेरे भाई को खा के जी नहीं भरा तेरा है? अब हमको भी विधवा बनाने आई है तू? बोला था ना तेरे को, बोला था ना कि तेरी परछाई भी 13 दिन तक हम पर नहीं पड़नी चाहिए। चल हट, जा। थू, मनहूस कहेगी, जा यहाँ से, जा।
बौदी तुम भी। दादा, बौदी के बोलून ना हमेशा सबके पीछे चलती है। लगता है हमारे साले साहब को पीछे चलने वाली पत्नी पसंद है। अरे हमने कितनी बार कहा है इनको कि सबके साथ चला करो। अगर यूं ही पीछे पीछे चलती रही ना तो किसी दिन सबके पीछे ही रह जाओगी। अतीत की मुस्कुराहट को सविता के वर्तमान ने जैसे डस लिया था। उसके हिस्से का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ढल चुका था। एक ही पल में अपने पराये हो गए थे। रिश्तों के साथ साथ नजरें भी बदल चुकी थी। अंदर पाँव मत रखना, बाहर चल। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दादा को खा के पेट नहीं भरा तेरा? कितना खाएगी? अच्छा, पानी दे दो। पानी दे दो? दहेज में कुआं लेके आई थी क्या? दीदी बहुत प्यास लगी है, 2 दिन से कुछ खाया भी तो नहीं। लेकिन फिर भी जिंदा तो है ना? कब मरेगी? किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती? ऐसा मत बोलो दीदी, मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ। इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? सब समझती हूँ मैं। तेरी आंख इस घर पर है। हिस्सा चाहिए तुझे संपत्ति में, हैं? क्यों? अभी देती हूँ तुझे हिस्सा। चल हट। चल चल चल, हिस्सा चाहिए तुझे? वो पूर्णिमा कहाँ है बौदी? कुछ बताकर नहीं गई जमाई बाबू। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी मिलेगा बौदी? वो मैं भूल गया था, पूर्णिमा ने मना। खैर छोड़ो, मैं खुद पी लूंगा। बौदी लो, खाना खा लो। मालूम है मुझे, ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती है पूर्णिमा तुमको। चलो खा लो जल्दी से, नहीं तो आ जाएगी वो। नहीं जमाई बाबू, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम अभी भी उसके अच्छे के बारे में सोच रही हो? लेकिन मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। चलो जल्दी से खा लो, तुम्हें दादा की सौगंध। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई और यहाँ रासलीला शुरू हो गई? पूर्णिमा, वो बहुत ही भूखी थी इसलिए। और तुम भी तो भूखे थे, शरीर में आग लगी हुई थी ना। तुम इसे खाना खिलाकर इसे भोगना चाहते थे। दीदी, ऐसा लांछन न लगाइए मुझ पर। लांछन? मेरा ही घर बर्बाद करने के लिए चली थी। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। निकल यहाँ से। पूर्णिमा क्या कर रही हो तुम ये? तुम चुप रहो। मैं इस माचिस की तिल्ली को एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकने दूंगी। निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरा घर बर्बाद करने के लिए चली है तू? सविता के साथ जो हो रहा था वो कोई नया नहीं था। सविता भी उन हजारों विधवाओं में से एक थी जिसे ना तो अपने अधिकारों का पता था और ना ही कानून की उन सुविधाओं का जिसके अंतर्गत संविधान ने विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। अज्ञानता की मिट्टी में शोषण का अंकुर फूट चुका था।
क्या है? मुझे अंदर आने दो ना। और कहाँ जाऊंगी मैं? ठीक है, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। करूंगी दीदी, जैसा कहो कि सब करूंगी दीदी। ठीक है, अंदर जा। सविता को उस समय शायद पता नहीं था कि उसे अपने ही घर में रहने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्णिमा ने बड़ी चालाकी से कुछ पेपर्स में सविता का अंगूठा लगवा लिया। वो एक अंगूठा जिसने सविता की पूरी जिंदगी को अंधकार में डुबो दिया। सारी संपत्ति पे कब्जा जमाने के बाद भी पूर्णिमा को संतुष्टि नहीं हुई। उसे सविता का अस्तित्व ही घर में खटकने लगा था। आखिरकार उसने एक दिन सविता को एक स्थानीय विधवा आश्रम में छोड़ दिया। इनका सामान लो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। यहाँ बैठो सविता। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज सविता का पहला दिन है इस विधवा आश्रम में। विधवा आश्रम कहने को कमजोर और बेसहारा विधवाओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना, लेकिन हकीकत में एक ऐसा पिंजरा जिसका कोई दरवाजा बाहर नहीं खुलता। हवा और रोशनी जैसे यहाँ का रास्ता भूल चुकी हूँ। यहाँ जिंदगी के कोई लक्षण नजर नहीं आते। इनमें जाने कितनी विधवाएं ऐसी हैं जो अपना पूरा जीवन काटकर यही बूढ़ी हो चुकी हैं, और जाने कितनी ऐसी मासूम विधवाएं भी हैं जिनको इस आश्रम में आजीवन कारावास की सजा अभी काटनी है। इनको अब किसी का इंतजार नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। अपनी लाश को अपने ही कंधों पे ढोती इन विधवाओं का अतीत है, वर्तमान है, लेकिन शायद कोई भविष्य नहीं। तेरी लाइन यानी वहाँ। मगर चाची खाना तो यहाँ भी मिल रहा है। ये हम लोगों की लाइन है। हम लोग जो इस आश्रम पर ही नहीं बल्कि धरती पर भी बोझ है। कैसी बातें करती हो चाची, हम सबकी किस्मत तो एक ही है। एक नहीं है, अरे हम तुम्हारी तरह जवान थोड़े हैं। एक विधवा की जवानी क्या और बुढ़ापा क्या, सब बराबर है। यहाँ सब बराबर नहीं है। अभी अभी तो आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जाओ उधर खड़े हो जाओ। अरे सविता, तुम उधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ, तुम्हारा खाना इधर है।
कर रही थी। इधर तुम्हारी उम्र की लड़कियां हैं, तुम इनके साथ रहा करो। उधर तो शमशान के अंचर पंचर हैं। अरे सुषमा, ये सविता है, तुम इसका ध्यान रखना। और सविता, किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? तुम्हें डाल देना। अरे चाची, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि आप... अरे, आपको तो बुखार है। मैं अभी जानकी मासी को बुलाती हूँ। रहने दे, कोई फायदा नहीं। अभी ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? भजन गाने। ऐसी हालत में भजन गाओगी तुम? भजन तो हर हालत में ही गाया जा सकता है पगली। मगर चाची, एक दिन भजन नहीं गाओगी तो कौन सा पाप लग जाएगा तुम्हें? पाप तो नहीं, लेकिन आज की रात भूखा जरूर रहना पड़ेगा। मतलब भजन नहीं गाओगी तो खाना नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ भजन के लिए भक्ति भाव नहीं, एक भूखा पेट होना जरूरी है। अरे, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं, बस वो कुछ काम था मुझसे मासी। मेरी पहचान के एक स्वामी जी आए हैं। उनके बहुत उपकार है हमारे इस विधवा आश्रम पर। उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम है जिसके लिए उन्हें एक विधवा चाहिए भजन गाने के लिए। मैं सोच रही थी कि तुझे भेज दूं। मगर मासी, मैं तो अभी सीख रही हूँ। अरे, मैंने तो सुना है तू बहुत अच्छा सीख गई है। अच्छा, तू एक काम कर, जल्दी से मुंह हाथ धोकर मेरे कमरे में आ जा। स्वामी जी वहीं बैठे हैं, ठीक है? स्वामी जी, आपका काम हो गया। किसे भेज रही है? नई लड़की है। नहीं, यदि कार्यक्रम के सुचारू रूप से संपन्न होने में कोई बाधा आई तो? कभी आई है जो अब आएगी? नहीं जानती। इस समाज में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है। यदि कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं हुआ तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। मुझ पे विश्वास है ना? तो ले जाइए बस। जानकी,
तुम्हारे मुखारविंद से निकली हुई वाणी मेरे हृदय को पुलकित कर देती है। मन हवा में गुलाचे भरने लगता है। संभवतः बार बार मैं इसीलिए तुम्हारे द्वार पर आता हूं। सुखी रहो। अरे सविता, ये स्वामी जी हैं, आओ छू इनके। सुंदर, अति सुंदर। क्या तेजोमय, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुखमंडल पर साक्षात सूर्य देवता आकर विराजमान हो गए। कीर्तन का आनंद आएगा। स्वामी जी जल्दी कीजिए, आपके कार्यक्रम में कहीं देर ना हो जाए। जा बेटा जा। चलो बालिके। स्वामी जी ने पैसे दिए हैं लड़की के लिए। यह कैसी विडंबना है कि जिस परिवार में कल तक एक औरत को सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखा जाता था, अचानक उसके प्रति पूरे परिवार का दृष्टिकोण बदल जाता है। कल तक घर की लक्ष्मी माने जाने वाली बहू अचानक उन्हीं लोगों के लिए